हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। पिछले वीडियो में आपने 6 न्यूमेरिकलों को पढ़ा जो वैद्युत आवेश और कूलाम के नियम से संबंधित थे। इस वीडियो में भी हम कूलाम से संबंधित और आवेश संबंधी कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र की थ्योरी को पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें 7वां न्यूमेरिकल कैसा है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। समान त्रिज्या के दो गोले हैं, यानी कि जो दो गोले हैं उनकी त्रिज्याएं कैसी है, समान है। दो गोले ए और बी हैं। इस प्रकार प्रत्येक पर Q का मान दिया गया है, आवेश दिया गया है कितना 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। दोनों पर इतना ही आवेश दिया गया है। समान त्रिज्या का तीसरा गोला, एक तीसरा गोला है C, समान त्रिज्या का तो तीसरा गोला C जो अनावेशित है। दोनों ये तो आवेशित है, दोनों चार्ज है, लेकिन ये डिस्चार्ज गोला है जो तीसरा वाला पहले ए के संपर्क में रखा जाता। अब समझिए आप क्या कह रहा है, इसको हमें समझना होगा थोड़ा सा। कह रहा है जो C गोला है वो C गोला ए के संपर्क में रखा जाता है, तो ए के संपर्क में रखा जाता है। फिर कह रहा है इसके बाद फिर बी के संपर्क में रखा जाता है। तो हम देखते हैं, पहले हमने ए और बी गोला लिया, इसको सी को संपर्क में रख दिया। इस तरीके से जब सी को संपर्क में रखा तो हमने मान लिया आवेश क्या है, क्यू है। तो क्यू आवेश इस पर भी था और क्यू आवेश इस पर भी था। लेकिन इस चीज को आप समझिएगा और थोड़ा हरदम के लिए याद रख लीजिएगा कि जब भी एक आवेशित गोला और एक अनावेशित गोले को परस्पर संपर्क किया जाता है तो होता क्या है, जिस तरीके से गैस यानी कि खाली से भरे हुए सिलेंडर से खाली सिलेंडर में चलती है, इसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, जो अनावेशित गोला होता है उसमें आवेशित गोला से आवेश चला जाता है। और वो कब तक, और यहाँ आपका कंडीशन भी ओपन है, कह रहा तीनों गोले बराबर हैं। कहने का तात्पर्य दोनों ए और सी गोला कैसा है, बराबर है। यानी कि जब बराबर है तो इसका मतलब है आयतन भी बराबर है, त्रिज्या इक्वल है तो आयतन भी इक्वल है। तो जब यानी कि इनका आयतन इक्वल है तो निश्चित है जब तक आवेश ए से सी में आवेश जब तक आएगा जब तक कि दोनों पर आवेश बराबर ना हो जाए। कहने का तात्पर्य जब संपर्क कराएंगे तो जो आपका ए गोला है वो ए गोले पर आवेश कितना हो जाएगा, Q/2, और सी गोले पर भी आवेश कितना हो जाएगा, Q/2। इस तरीके से आवेश बढ़ गया। अब देखो तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जब गोले C को A से स्पर्श कराते हैं तो A, C पर आवेश यानी ए गोले तथा सी गोले पर आवेश कितना होगा, Q/2। यानी ए गोले पर आवेश Q/2 और सी गोले पर आवेश Q/2। अब देखिए तीसरी कंडीशन, जब हमने इस गोले को इससे संपर्क कराया बी से, जैसे हमने इसको बी से संपर्क कराया तो इस पर तो आवेश Q था, लेकिन कितना हो जाएगा अब इस पर आवेश यानी कि दोनों पर हो जाएगा। हम इस तरीके से कह सकते हैं, इसको इसी चित्र को हम ऐसे बना सकते थे, ए गोला और सी गोले को क्या कहते थे, Q/2 और Q/2। लेकिन जैसे हमने सी गोले को इसमें स्पर्श कराया तो अब कितना चार्ज है इस पर, Q/2 चार्ज है। तो अब यानी कि इन दोनों पर क्या होगा, आधा होगा, दोनों का यानी समान मात्रा बनेगी। तो समान मात्रा के लिए कितना हो जाएगा, समान मात्रा के लिए तो दोनों को स्पर्श कराएंगे तो दोनों पर अब आवेश कितना हो जाएगा, बी गोले पर और सी गोले पर। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड होके आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पर आवेश हो जाएगा 3Q/4 और इस पर भी कितना हो जाएगा 3Q/4, क्योंकि दोनों पर समान आवेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई त्रुटि है कैसे हो गया, तो देखो Q+Q/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3Q/2। अब जो तो टोटल आवेश आ गया, लेकिन दोनों पर कितना 50-50 यानी कि परसेंट बटेगा, तो कितना हो जाएगा 3Q/4, यानी 2 का मल्टीप्लाई करके इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से इतना आवेश हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर फिर लिख लेते हैं, जब गोले C को B से स्पर्श कराते हैं तो
तो क्या होगा, बी गोले पर आवेश, बी और सी पर सीधा लिख लो, बी कॉमा सी पर आवेश कितना हो जाएगा 3q/4, यानी कि गोले एक ही बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, ए गोले पर तो आवेश कितना रहेगा, वही रहेगा q/2, जबकि बी गोले पर कितना हो जाएगा, बी गोले पर कितना है 3q/4 और सी गोले पर भी कितना है 3q/4। इस प्रकार से तीनों गोलों का आवेश हमने निकाल लिया। अब वो आगे पढ़िए सवाल को क्या कह रहा, आगे कह रहा बी के संपर्क में रखा जाता है और अंत में हटा दिया जाता। अब इसको यानी सी को अलग कर दिया गया है। इसके बाद ए और बी के मध्य कितना बल कार्य करेगा, यानी सी को हटा ही दिया गया पूर्ण रूप से, सवाल से ही कहने का तात्पर्य केवल ए और बी से सवाल होगा। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी दी गई है, ए बी के बीच की दूरी कितनी है, गोले ए तथा गोले बी के बीच दूरी आर कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। इसको हम बदल सकते हैं, कितना लिखेंगे 50 × 10⁻² मीटर, इस तरीके से। तो हम इसमें केवल हमें कुछ नहीं करना, वहीं आ जाएंगे सिर्फ अपने कूलाम के नियम पे, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ देखिए इस सवाल में हमें क्या नया मिला, हमें यह देखने को मिला कि अगर कोई यानी कि गोले एक दूसरे से परस्पर संयोजित होते हैं, कुछ देर के लिए या क्षण भर के लिए संपर्कित होते हैं, तो उनका आवेश एक दूसरे से बढ़ जाता है। तो इस चीज को हमें किस तरीके से बढ़ता है हमने देख लिया। तो यही चीज से अब हमारा वही पुराना सवाल होगा कि जैसे कि हमें देखना है ए बी के बीच बल, तो एफ ए बी हम कह सकते हैं कितना होगा 1/4πε0 Q1। Q1 का मतलब क्यू ए से है, तो क्यू ए हम लिखे दे रहे हैं क्यू ए और क्यू बी अपॉन r²। तो यहाँ देखिएगा 9 × 10⁹ क्यू ए का मान कितना है q/2 और इसका देखिएगा कितना है 3q/4 और ऑब्लिक में हम सीधा बाहर लिखे देते आर का मान कितना है 50 × 10⁻²। अब हमें इसको सॉल्यूशन करना है, तो एक बार हम फिर से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा 9 × 10⁹, ऊपर का 3 रहेगा तो कितना 3q², या आप साथ में लिख सकते हैं 3q²/8 और यहाँ कितना हो जाएगा 50 × 10⁻²। तो इस प्रकार से आपका कैलकुलेशन हो गया। अब आप चाहो तो इसको यानी कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 50 यानी कि जाके 8 से गुणा तो जाके 400 होगा, 400 से 2 कैरी बचेगी, 4 बचेगा, 3 और 9 का गुणा करके क्यू का मान रख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी दिखा देते हैं आपको 9 × 10⁹ 3, क्यू का मान कितना है आपका 6.5, कितना है 6.5 × 10⁻⁻7 और फिर से लिख सकते हैं 6.5 × 10⁻⁻7 इंटू कितना हो जाएगा अपॉन 400 10⁻²। तो 400 से 2 कैरी खत्म हो जाएगी, बचेगा 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको हम गुणा कर सकते हैं 9 × 27 इंटू 10⁻⁹, कैरी जोड़ो 7 दूनी 14 हो जाएगी कैरी, और यहाँ पर कितना बचेगा 6.5। 6.5 का स्क्वायर कितना होगा 42.25, कैरी -14 अपॉन कितना हो जाएगा सीधा 4 बचेगा। अब हम 27 और इतने का मल्टीप्लाई करके कैरी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जितना यानी कि हमारा आंसर होगा, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। तो इस सवाल में आपको कुछ नहीं समझना था, मात्र यहाँ तो अपनी पुरानी प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ इसमें यानी कैसे परिवर्तन हुआ। तो हमने देखा इस पर आवेश Q था, इस पर 0 था, जब दोनों को संपर्क किया गया तो कितना हो गया Q/2 हो गया। इसको अलग करके भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद फिर हमने
देखा इस पर आवेश तो Q था, लेकिन इस पर कितना आ गया था, C पर Q/2 हो गया। जब दोनों को संपर्क कराया तो यहाँ पर कितना हो गया, C गोला जब निकला तो दोनों पर इस प्रकार से आवेश हो गया। और यही आपका सवाल है, सबसे इजी है, कठिन नहीं है। अब बात करते हैं 8वें सवाल की। तो 8वें सवाल करने से पहले देखो, इस सवाल में एक सॉल्यूशन में त्रुटि हुई। क्या त्रुटि हुई, यहाँ पर देखिए हमने आर का मान क्या है, कंप्लीट नहीं रखा, यानी कि स्क्वायर रखना था। हमें यहाँ पर क्या करना था, वर्ग करके रखना चाहिए था इस पर। तो यहाँ पर वर्ग जैसी करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, इसका वर्ग होगा आपका 50 का वर्ग हो जाएगा 2500 और इंटू 10⁻⁴। तो इस प्रकार से जब इसका वर्ग होगा और मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20,000। जब 20,000 होगा और यहाँ कितना है, 10⁻⁴। 10⁻⁴ से 20,000 की यानी 4 कैरी खत्म हो जाएगी, तो कितना बचेगा, 2। अब यहाँ पर हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो 2 से करेंगे तो यहाँ देखो यहाँ जितना भी बचेगा सॉल्यूशन करने पर आपका इतना आ जाएगा। अब आपका सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन में त्रुटि हो सकती है जल्दी की वजह से, कि जितने जल्दी हो जाए वीडियो लंबा ना हो इस वजह से। तो आप यानी कि अपने फॉर्मूले पर और जो मात्राएं दी जाती हैं उनको कंटिन्यू तरीके से रखिएगा और आप सॉल्यूशन कीजिएगा सिंपल तरीके से, साधारण बैठ के। तो आपका सॉल्यूशन आंसर भी क्लियर होगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आंसर में कभी यानी कि गड़बड़ी नहीं हो सकती है। तो अब बात करते हैं 8वें सवाल की। तो हम बात करते हैं 8वें न्यूमेरिकल की। 8वां अपना न्यूमेरिकल क्या है, 8वें न्यूमेरिकल में लिखा है 9e आवेश, यानी कि +9e आवेश इलेक्ट्रॉन और +e इलेक्ट्रॉन के 2 बिंदु आवेश जो दिए गए हैं एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर हैं। 2 दिए गए हैं, माना कि एक आपका आवेश यहाँ पर है और दूसरा आवेश यहाँ पर है। तो इनका यानी कि इनकी डिस्टेंस जो दी गई है वो 8 मीटर दूरी पर है, इस तरीके से। तो अब कह रहा है एक तीसरा आवेश Q, यानी कि इसका मान कितना है 9e और इसका मान कितना है +e। तो कह रहा है कि जो आप अपना तीसरा आवेश Q है वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि Q आवेश जो यानी कि तीसरा आवेश है वह संतुलित अवस्था में रह सके। संतुलित का मतलब स्थायी, रुक जाए, ना इस तरफ जाए ना उस तरफ जाए, यानी कि बीच में रुक जाए। और संतुलित का सीधा सीधा समझ में आता है, संतुलित कब होगा, जब उस पर लगने वाला बल कैसा हो, बराबर हो, समान हो। यानी कि इसके द्वारा भी, क्योंकि इसी रेखा पर कहीं रखा गया होगा, या तो आप इस तरफ रख सकते हो या इस तरफ रख सकते हो या बीच में रख सकते हो, तो कहीं भी रखा होगा, लेकिन आवेश द्वारा इसके द्वारा इस पर बल लगेगा, इसके द्वारा भी लगेगा, और यानी कि एक दूसरे के द्वारा बल उस पर लगेगा। और हमें एक चीज और इसी क्वेश्चन में कह सकते हैं, और कैसा आवेश रखा जाए, यहाँ पर लिख सकते हैं और कैसा संतुलित रह सके, यहाँ पर कह सकते हैं कहाँ पर रखा जाए और आवेश कैसा हो, प्रकृति कैसी हो उस आवेश की, तो वो भी इसी यानी कि इस चीज से समझेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में भी आपको एक बहुत अच्छी चीज क्लियर होने वाली है। क्या है कि हम ऐसी स्थिति में आवेश को कहाँ रखें, कैसी प्रकृति का रखें, तो हमें इसको देखना है। तो जब भी ऐसी पोजीशन आती है तो हम आवेश को रखेंगे इस कहीं रेखा पर रखेंगे, लेकिन इसके लिए हमें बस एक चीज देखना होगा कि देखिए अगर हम यहाँ पर आवेश रखते हैं तो +Q आवेश रखते हैं तो क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और +J भी है तो इसके कारण प्रतिकर्षण होगा, यानी भाग जाएगा, इस तरफ भाग जाएगा। अगर इस तरफ रखेंगे तो इस तरफ भाग जाएगा। अब अगर यहाँ माइनस रखते हैं इस तरफ, तो जब माइनस रखेंगे तो आकर्षण के कारण खिंच जाएगा, और जे भी इसी साइड में खींचेगा तो अपनी ओर खिंचा चला आएगा, तो ये स्थायी नहीं रह पाएगा। कहने का मतलब यही है, जब स्थायी कब होगा, जे वाला भी आवेश खींचे और जे वाला भी आवेश खींचे, या जे वाला आवेश धक्का दे तो इस वाले आवेश को भी उसी दिशा में एक दूसरे की विपरीत दिशा में नहीं धक्का मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम यानी कि आवेश रखेंगे। तो इसके लिए आप लोग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रख लो कि ऐसी स्थिति में हमें आवेश एक विजातीय आवेश रखना होता है, और वो भी आवेश बीच में रखना होता है। कहने का तात्पर्य, जैसे यहाँ पर दोनों प्लस हैं तो हम यहाँ पर कौन सा आवेश रखेंगे, बीच में रखेंगे -Q आवेश। कौन सा रखेंगे, हमने देख लिया Q है तो हमने चिन्ह लगा दिया। हम कैसा रखेंगे, -Q रखेंगे, प्लस नहीं रख पाएंगे, क्या, तभी ये संतुलित होगा। अच्छा हम और समझ लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पर आवेश रखा है, यहाँ पर आवेश रखा है, यहाँ Q आवेश और यहाँ +Q आवेश है। अब हम एक कोई आवेश कहाँ रखे जिससे संतुलित में हो जाए,
तो हमें कहाँ रखना होगा, इसी मिलाने वाली रेखा के इस साइड में रखना होगा। और कैसा रखना होगा, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कैसा आवेश रखना होगा, इस साइड आपको इस साइड रखना होगा माइनस प्रकृति का आवेश, क्योंकि बीच में क्या होना चाहिए, एक अपोजिट चिन्ह होना चाहिए। अगर इस साइड नहीं रखते हो आप तो आप इस साइड रख सकते हो, लेकिन कैसा आवेश होगा, अब प्लस आवेश हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो इस चीज को आप समझिएगा बहुत अच्छे से कि हमें बीच में दोनों चिन्हों के यानी कि ऐसी ऐसी स्थिति बनानी होती है कि बीच में एक डिफरेंस चिन्ह आ जाए, आसपास यानी आजू बाजू सेम चिन्ह रहे और बीच में एक डिफरेंस चिन्ह हो जाए। प्लस या माइनस वो अपनी जगह हो सकता है, उसमें कोई यानी बुराई नहीं है। आप यानी कि जो भी बनता है वो इसके सिस्टम पे चलेगा। तो इस प्रकार से हमें रखना होता है। अब इस तरफ आप आवेश कब रखना है या इस तरफ कब रखना है, वो आपके सवाल की कंडीशन पर बताया, कौन आवेश छोटा बड़े के हिसाब से, उस हिसाब से हम यानी कि आवेश रखेंगे। तो यहाँ एक चीज आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि जब भी दोनों आवेश संतुलित में होंगे और हमें कोई आवेश उसकी रेखा पर रखना है, तो हमें बीच में एक यानी कि आजू बाजू कैसे चिन्ह होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव यानी समान चिन्ह होंगे, सजातीय चिन्ह वाला आवेश होगा, लेकिन बीच में है विजातीय चिन्ह वाला आवेश रखना होगा। तो इस प्रकार से हमने इस वाले यानी कि सवाल में भी हमने क्या कर लिया कि कौन सा आवेश रख दिया, माइनस का रखा और कहा बीच में रख दिया। अब बीच में कितनी दूरी पर है ये भी हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया 9 आवेश से x दूरी पर जो होगा वो संतुलित अवस्था में हो गया होगा। संतुलित का मतलब क्या हुआ, इसके द्वारा लगने वाला बल और इसके द्वारा लगने वाला बल दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, लेकिन परिमाण में कैसे होंगे, विपरीत होंगे। परिमाण में कैसे होंगे, विपरीत होंगे। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, यानी कि ये अपनी साइड खींचेगा। और प्लस और माइनस यहाँ कैसा बल लगेगा, यहाँ भी आकर्षण बल लगेगा, लेकिन ये वाला आवेश अपनी साइड खींचेगा। अब रही बात, ये देखिए यह आवेश छोटा है जबकि यह आवेश बड़ा है, तो निश्चित है ये दूरी आपकी दूर जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता कम है, इसकी क्षमता खींचने की ज्यादा है, तो जिसकी क्षमता कम है उस साइड जाएगी। वही प्रोसेस आपकी इस साइड भी लगती है कि जिस तरफ से खींचने की जिसकी क्षमता इक्वल बनाने के लिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ मान लिया x दूरी पर हमने रख दिया। अब जब हमने आप बता ही चुके हो संतुलित अवस्था में है, तो हम कह सकते हैं कि F1 और F2 को अगर हम जोड़ेंगे तो कैसा आएगा, 0, यानी कि संतुलित का मतलब शून्य आएगा परिणामी बल। तो हम ऐसे कह सकते हैं F इक्वल F1 प्लस F2, या आप यानी कि इसका मान 0 हो जाएगा तो इस तरफ आएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस। लेकिन यहाँ पर कब शून्य होगा F, जब 1 प्लस हो और 1 माइनस हो और परिमाण में कैसे हो, बराबर हो। इससे बेटर है कि हम सीधा सीधा हम दोनों को इक्वल दिखा देते हैं कि हमारे दोनों बल कैसे होंगे, F1 बराबर F2। कहने का तात्पर्य इस बिंदु पर जो बल लग रहा होगा वो यानी कि कैसा लग रहा होगा, आकर्षण बल लग रहा होगा, यह अपनी ओर नहीं खींच रहा होगा। तो हमने मान लिया ये F1 है और इस तरफ कैसा लग रहा होगा, इस तरफ भी आकर्षण बल, इस तरफ F2 लग रहा होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस तरफ भी वही फॉर्मूला चलेगा। तो हम यहाँ यानी कि इस तरीके से जब हम रखेंगे 1/4 पाई, दोनों यानी कि बल है ना, यहाँ पर परिणामी बल R1 कर सकते हैं ऐसे करके। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, इस तरीके से। तो अब यहाँ Q1 Q2 की वैल्यू इसके लिए आपको पता है ये दोनों होगी, जबकि इसके लिए कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू होगी। तो हम यहाँ सीधी वैल्यू रखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का मान कितना है 9e इंटू Q। चिन्ह हम माइनस का इसीलिए नहीं ले रहे हैं कि यहाँ पर हम पहले कह चुके हैं दोनों कैसे हैं, बराबर होंगे। तो अपॉन R1 कितना हमने माना है x। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, 8 माइनस एक्स बचेगी, शेष जो दूरी होगी इस तरफ कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना होगा e इंटू क्यू अपॉन 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए इससे ये कट गया, क्यू ई से क्यू ई कट गया, क्या बचा 9/x स्क्वायर बराबर 1/8 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ के स्क्वायर को खत्म करते हैं तो कितना हो जाएगा 3/x बराबर 1/8 माइनस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये क्रॉस जाएगा तो 8, यहाँ पर
तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, माइनस का 3x और क्रॉस मल्टीप्लाई x, तो 3x को उस तरफ ले जाएंगे तो 3x यानी कि कितना हो जाएगा, 3x प्लस x बराबर 24, यानी कि 4x बराबर 24। तो 4 से 24, x बराबर कितना आ गया, 6। अगर ये किसी में मीटर में दिया गया तो 6 मीटर दूरी पर x से, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस 9 आवेश से 6 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए समझ में आपको आ गया होगा कि हमने आपको पहले ही बताया था जो आवेश छोटा होगा उस तरफ यानी कि दूरी बढ़ जाएगी, यानी कि पहले आवेश से। तो इसी प्रकार से देखिए 6 मीटर दूरी, यानी 8 थी तो 6 यानी कि आगे चली जाए। तो इस प्रकार से आपको ऐसे सवाल बराबर यानी कि संतुलित वाले लगाने होते, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें सवाल यह कठिन नहीं है, लेकिन जो आपको कॉन्सेप्ट मिला, ये कॉन्सेप्ट सबसे क्रियल है कि दो संतुलित आवेशों के लिए हमें क्या करना होता है। अच्छा, कोई सवाल और मिलेगा तो हम आपको यह भी बताएंगे कि इस तरफ कब आवेश रखना होता है और इस तरफ कब आवेश रखना होता है, तो हम उसको भी पहचानना बताएंगे। पहले हम बात इसके 8वें सवाल की करते हैं। तो 8वें सवाल में आपको मिल गया होगा कुछ नहीं कुछ कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं 9वें सवाल की। तो हम बात करते हैं जो 9वां न्यूमेरिकल है उसकी चर्चा करते हैं। तो 9वें न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, प्रत्येक आवेश पर जो संभावित त्रिभुज बताया है उसने, उस पर क्या करना, प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बल की गणना करना है कि इस पर कितना बल लग रहा होगा, इस पर कितना बल लग रहा होगा, और ये आवेश जो दिया गया है इस पर कितना बल लग रहा होगा। जिसमें ये दोनों कैसे आवेश हैं, प्लस आवेश है, और यह वाला कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है। तो इसकी चर्चा करते हैं। तो इसको लगाने के लिए देखो हम सबसे पहले आपको बता दें एक ही यानी कि सूत्र है, क्योंकि हम कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं तो निश्चित हमें कूलाम के नियम पर ही आना होगा। इसके सापेक्ष में हम कुछ और कर सकते हैं, वो अपनी जगह है, क्योंकि हर सवाल में कुछ यानी कि डिफरेंस होता है और कुछ नहीं अपने हिसाब से करना होता है, जो यानी कि हमारे पिछली कक्षाओं से जुड़ा हुआ होता है। तो अब इसमें देखिए आप यहाँ एक आवेश जो दिया गया है, एक आवेश यह दिया गया है, इसको आवेश को हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, दोनों आवेशों को नाम जो भी देना चाहते हो, लेकिन हम सीधा यहाँ पर कोई नाम नहीं देके करते हैं। तो देखिए इस आवेश द्वारा इस पर लगने वाला बल कौन सा लगेगा, क्योंकि दोनों सजातीय आवेश हैं इसलिए इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये हमने मान लिया इसके द्वारा इस पर लगा बल है, तो हम इसको हम Q1 कह देते हैं, इस आवेश को Q2 कह दो और इस आवेश का नाम Q3 रख दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर बल कौन सा हो गया, किसके द्वारा, हमने जो अध्यारोपण का सिद्धांत या वेक्टर पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था कैसे इनका नाम लिखना है। तो किसके द्वारा, इसके द्वारा इस पर, यानी यहाँ से बैठ के देख रहा है इसको, तो पहले कौन सा होगा, 2 होगा और फिर 1 होगा, तो F21 हो गया यहाँ पर। अब इसका पता चल गया इसका यानी कि बल कितना लगा इसके द्वारा। अब बात करते हैं इन दोनों के द्वारा, इसके द्वारा इस पर कितना बल लगेगा। तो देखिए एक ये कैसा है, सजातीय है, सॉरी विजातीय, एक माइनस है एक प्लस है, तो इनके बीच बल कैसा लगेगा, इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि यह अपनी ओर खींचेगा और ये इस साइड को एक दूसरे की ओर, यानी कि आकर्षण बल लगेगा इन दोनों के बीच में। तो अब यहाँ पर देखिए इसका यानी कि हम परिणामी कैसे निकालेंगे, इसका परिणामी हम समांतर चतुर्भुज नियम जो वेक्टर हमने पढ़ा है 11th में उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो इसका परिणामी क्या होगा, एक चतुर्भुज के अंतर्गत हम एक यानी कि चतुर्भुज बनाएंगे और इस तरीके से इनके परिणामी के बीच की कल्पना करें, और जो हमारा परिणामी होगा वो ये वाला होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने नाम दे दिया कितना, तीसरे के द्वारा, किस पर बात कर रहा, तीसरे के द्वारा दूसरे को देख रहा है, यानी कि दूसरा इंटू तीसरा, इस तरीके से। तो इन दोनों के नाम, और जो कैसा त्रिभुज है, 60 अंश का कोण यहाँ पर है, तो अपना जी कोण कितना हो जाएगा, 120 अंश। यह कोण 60 अंश का है, तो पीछे जो कोण होगा, अब जो परिणामी हमने इसको नाम दे दिया परिणामी R1, क्योंकि हमें सब में निकालना है इसलिए परिणामी R1 नाम दे दिया हमने। तो हम पहले बात करते हैं F21 की। तो यहाँ देखिए F21 इक्वल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या होगा, इनकी बीच की दूरी देखिए कितनी है, L है, क्योंकि संभावित त्रिभुज है तो इसकी भुजा ये भी L है और यह भी L है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा।
अब हम आगे इस यानी कि 2 1 निकल आया। अब हम दूसरे बल की बात करते हैं, एफ यहाँ क्या हो जाएगा 2 3। तो F23 जो लगेगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर। तो आपके दोनों बल प्राप्त हो जाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं दोनों बल परिमाण में कैसे हैं, बराबर हैं। दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, इसीलिए हम इनको एक नाम दे देते हैं F, क्योंकि दोनों सेम है। अब हम इनका इनकी परिणामी आर रिजल्ट जो निकलेगा उसको देखते हैं। तो वो कैसा रहेगा, समांतर चतुर्भुज के नियम से तो कैसा होगा, Fr1 बराबर रूट क्या होता था, अगर ए वेक्टर होगा तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते, इसको एक बार लिख के दिखा दें आपको, प्लस F23 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 और साथ में होता था कॉस थीटा। तो इनकी वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2F इंटू कॉस 120। तो अभी इसको हमें सॉल्व करते तो देखो एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 2F स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा प्लस 2F स्क्वायर इंटू कितना होगा कॉस 120 यानी कि माइनस हाफ। तो यहाँ से यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 2F स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा F स्क्वायर, 2F स्क्वायर में से एक F स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा F स्क्वायर। तो कह सकते हैं हम जो हमारा परिणामी रिजल्ट निकला R1 कितना निकलेगा F। यानी कि हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं Q2 पर लगने वाला बल, इस प्रकार से हमारा ये परिणामी निकल आता है। अब यहाँ समझिएगा कि इसको देखते हैं हम एक तरीके से, तो ये कितने अंश का कोण है, 60 अंश का है। तो यह कितना होगा 60 अंश का होगा। अतः हम कह सकते हैं जो यानी कि दिशा है वो कितनी होगी, इस आवेश से 60 अंश के कोण पर होगी। तो दिशा इसकी कितनी होगी 60 अंश के कोण पर होगी। तो हमने इसको फिर से आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हमें तीनों पर इसी प्रकार से चित्र बना के सॉल्व करना होगा। तो देखिएगा फिर से कि यहाँ पर देखा हमने इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल बाहर, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा था इसलिए बाहर चला गया। इन दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा था तो इसलिए क्या अंदर की ओर नहीं रहा। इसके बाद हमने इनका क्या किया, समांतर चतुर्भुज बना के एक परिणामी डाला, जो क्या है दोनों वेक्टरों यानी दोनों बलों का क्या है परिणामी वेक्टर है, यानी परिणामी है। तो हमने उसको कैसे निकाला, समांतर चतुर्भुज के फॉर्मूले से। हमारी वैल्यू हमने देखा कितना कूलाम के नियम से कितना बल निकल रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोनों भुजाएं बराबर होने का यह बल निकला, और हमने इसमें यानी कि पुट कर दिया आपका। जब इसमें रखा तो आप यानी कि इसकी वैल्यू रख के आपका कितना निकल के आया, Fr1 निकल के आ गया। अच्छा, इसी प्रकार से हम इसमें भी देख लेते हैं एक बार थोड़ा शीघ्र, क्योंकि सेम कंडीशन। अच्छा, इसके कारण इस पर बल अभी किसके पर है, अब देखिए Q1 पर बल। तो Q1 पर बल हम इसी प्रकार से निकालेंगे, और सब चीजें सेम होने के कारण भी बल उतना ही निकलेगा। सब चीजें देखिए कैसे सभी यानी कि पॉइंट कैसे सेम है। देखिए प्लस Q आवेश के कारण बाहर की ओर बल होगा, तो इसको हम नाम जरूर बदल जाएगा, कितना हो जाएगा दूसरे के द्वारा पहले पर, यानी 1 2 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कैसा होगा, जे इसका नाम कितना हो जाएगा F1 3 हो जाएगा। अब इनके बीच जो यानी रिजल्टेंट बनेगा वही यानी कि समांतर चतुर्भुज के नियम से इस प्रकार से, तो इनके बीच क्या बनेगा 60 माप का यह कोण है, तो ये कितने का होगा 120 अंश का हो जाएगा। इस परिणामी के नाम हमने रख दिया Fr2 इस प्रकार से। तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे सेम इसी प्रकार से करेंगे। तो उपर्युक्त यानी कि जो उपर्युक्त किया गया है उसके अनुसार उपर्युक्त से आप करना चाहते तो कर सकते हो। हमने एक बार आपको दिखा दिया है करके, तो हम सीधा इसका मान लिख देंगे कितना
सेम यही कंडीशन होगी, यहाँ F21 की जगह आपके ये दोनों मान आ जाएंगे और F23 की जगह मतलब आपका जे वाला मान आ जाएगा। ऐसे इसको इसी फॉर्मूले सेम इसी फॉर्मूले में रखेंगे, क्योंकि सभी चीजें परिमाण भी सब बराबर में है, इसीलिए सेम यानी कि ना हम दोबारा ना करके समय की बचत के लिए हम इसका सीधा आंसर लिख सकते हैं FR2 बराबर F। तो इस प्रकार से आपका दूसरा आवेश आ जाता है। हाँ, अब तीसरे आवेश पर जरूर नहीं कि आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ कुछ डिफरेंस होगा। तो तीसरे आवेश को अब समझते हैं, तीसरे आवेश पर क्या होता है। तो हम चर्चा करते हैं इसके लिए भी हम दिशा बना लेते हैं और इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ अलग होगा। यहाँ क्योंकि आप देख रहे हो इस ये भी आकर्षण कर रहा है, यह भी आकर्षण कर रहा है, इस प्रकार से दोनों के लिए इनकी डिस्टेंस कुछ यानी कि कोण कुछ अलग हुआ होगा। जैसे कि इन दोनों के बीच कैसा होगा, आकर्षण के कारण ये हो जाएगा, इसका मान कितना होगा, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, इसके द्वारा इस पर बल लग रहा है, यानी इससे देख रहे हैं तो कितना होगा F1 और 3। इसी प्रकार से जब यहां पर देखेंगे हम तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा F कौन लगा रहा 2 3। इस प्रकार से ये दोनों प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ कोण कितना है 60 अंश का कोण है। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी यानी कि चतुर्भुज नियम लगाते हैं इस प्रकार से F13 F23। तो और इसका परिणामी कौन बनेगा FR3 इस प्रकार से। तो देखिए आप यहाँ पर F1 का मान कितना हो जाएगा F13 बराबर वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सभी चीजें सेम है, परिमाण भी समान है, इतना ही होगा L स्क्वायर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा F23 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर। तो हम दोनों को फिर से हम कोई नहीं कोई एक बल मान लेते, क्योंकि वही सेम कंडीशन, इसलिए F ही मान लिया। अब हम फिर से यानी कि किस में रखेंगे, तो हम यहाँ परिणामी रखेंगे FR3 इक्वल रूट F13 का स्क्वायर प्लस F2 यहाँ 32 होगा। चलो इसको यानी कि दिशा जो होगी यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा प्लस यहाँ कितना होगा 2 इंटू F13 प्लस F23 cos 60। तो यहाँ पर देखिए एक चीज यानी कि आपने यानी कि किस पर लग रहा है, तीसरे पर लग रहा है, इसीलिए 3/1 होगा और यहाँ पर कितना होगा 3/2 होगा। तो इसी प्रकार से इसमें भी थोड़ा चेंजिंग होगा 3/1 और 3/2 3/1 3/2 3/1 3/2 इस प्रकार से। कोई यानी कि ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। इसमें अहम पहलू रखेंगे तो कितना हो जाएगा रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस कितना हो जाए 2F स्क्वायर cos 60 बटे 1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। तो इस प्रकार से जब इसका यानी कि वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा रूट 3F स्क्वायर। कहने का तात्पर्य जो FR3 परिणामी निकला वो कितना निकला रूट 3F। अब यह तो समझ चुके हैं कि F का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे रूट 3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते थे। तो आपके जो तीनों परिणामी बल निकल आते हैं तो इसकी हमें दिशा भी पता चल जाती है कितने अंश पर है। यहाँ अगर इसकी दिशा की बात करें तो Q1 Q2 से 60 अंश, Q1 Q2 से 60 अंश पर दिशा है। इसमें भी Q2 Q1 से 60 अंश की दिशा है, पर इसमें कितनी है 60 की जगह कितना होगा जी हाफ एंगल यानी 30 अंश पे हो जाएगी। तो इसमें क्या कह सकते हैं Q2 और
Q1 सॉरी इनके मान लिखे जाएंगे तो इससे कितना हो जाएगा, 30 अंश की दिशा प्राप्त हो जाएगी। तो आपके जो 9वां न्यूमेरिकल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपको इस तरीके से समझना है, कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है। आपको अगर समझ में नहीं आता तो एक बार कमेंट करके इस वीडियो को हम इस सवाल को दोबारा से लगा के भेज सकते हैं, बट लेकिन आप कोशिश इसी में कीजिएगा क्योंकि आपका यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जानकारी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें दिशाएं, अब यहाँ आप कह सकते हो सर इसमें आपने वेक्टर नहीं लगाया, यहाँ आपने एकांक सदिश नहीं लिया। तो सदिश इसलिए नहीं लिया कि हम दिशा पहले निकाल चुके हैं। आप देख रहे हो परिणामी की दिशा क्या है, जब हम यहाँ दिशा दिखा चुके हैं चित्र में तो हमें आवश्यकता नहीं है यहाँ दिशा दिखाने, क्योंकि इसी दिशा से तो हमने इसको एंगल निकाल लिया। तो एंगल से मतलब था। इस तरीके से आपका 9वां सवाल समाप्त हुआ। तो 10वें सवाल की बात करते हैं। अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऐसी सवाल कॉम्पिटेटिव भी है और दूसरी चीज इस सवाल से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो हम एक बार पढ़ते हैं सवाल को। एम द्रव्यमान के दो कण Q आवेश, जिन पर क्या है, Q आवेश है, L लंबाई के भार रहित धागे से लटक रहे हैं। तो दोनों यानी कि एक धागे से लटक रहे हैं। इस तरीके से माना कि ये आपका दृढ़ पिंड है जिससे बंधे हुए हैं और दो पिंड हैं, तो निश्चित है इस प्रकार से लटक रहे होंगे। तो जब दोनों पिंडों को इस प्रकार से लटकाया जाता है तो एक पिंड जो हो गया, दोनों का क्या है, एम द्रव्यमान है। इस प्रकार से अब हम देख रहे हैं क्योंकि एम द्रव्यमान होने के कारण यह पिंड और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x, कितनी है, x मीटर, x दूरी है, और इसके धागे की लंबाई कितनी है, l लंबाई है। इस प्रकार से है। तो इसमें हम देखते हैं तो इन दोनों के बीच जो कोण है वो कितना है, थीटा ये भी है और थीटा यह भी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दोनों पर आवेश कितना है, Q आवेश है। इस पर भी Q आवेश है और इस पर भी Q आवेश है। जब दोनों पर Q आवेश है तो आवेश के कारण क्या होंगे, सजातीय आवेश होने के कारण ये कैसे जाएंगे, प्रतिकर्षित होंगे। यानी कि F जो बल होगा वो किस तरफ काम करेगा, Fe इस दिशा में काम करेगा। अब भार होने के कारण भार mg किस दिशा में कार्य करेगा, भार mg नीचे की ओर वर्क करेगा। लेकिन जब भार mg नीचे की ओर वर्क करेगा, काम करेगा, तो जो धागा में जो यानी कि तनाव होगा वो कैसा होगा, वो इस दिशा में होगा। टेंशन इस दिशा में काम करेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं इनको इस तरीके से हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि और रुके हुए हैं। स्थायी संतुलित, साफ लिखा उसमें क्या कर रहा है, संतुलित होते हैं। यानी जब वह संतुलित होते, संतुलित का मतलब न तो नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, किसी दिशा में जा रहा, रुका हुआ है। तो रुके हुए का मतलब है कि तीनों बल कैसे, जो तीनों बल लग रहे हैं वो कैसे होंगे, समान होंगे। तो हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, क्योंकि तनाव बल किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। जब इस दिशा में तनाव बल होगा तो जो तो तनाव को इक्वल करेगा, और Fe को कौन इक्वल करेगा, Fe को भी तो कोई नहीं कोई खींच रहा होगा। Fe को कौन खींचेगा और भार mg को कौन खींचेगा। तो हम इनको क्या करते हैं, दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th में चैप्टर में घटकों में विभाजित करना। तो हम जैसे इसको दो घटकों में विभाजित करते हैं तो ये ऊपर की ओर एक घटक कार्य करेगा, ये क्या हो जाएगा, थीटा, ये एंगल बन जाएगा t cos थीटा। जबकि क्षैतिज इस दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में कौन सा काम करेगा, t sin थीटा। अब हमें समझ में आ गया कि जो t cos थीटा है वो भार mg को संतुलित कर रहा है और t sin थीटा है वो वैद्युत बल t sin थीटा को संतुलित कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर t cos थीटा इक्वल mg और t sin थीटा इक्वल Fe। हमें सिद्ध इसको करना है, इसीलिए इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो लेकिन हमारे पास जब सवाल आएंगे तो कई ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें हमारी सारी की सारी यानी वैल्यू दी गई होती है, तो हमको कैसे लगाना होता है। तो इसके लिए एक जो प्रमेय के तौर पर लगाया जाता है सवाल, इसको देखिएगा, इस प्रकार से हम लगाएंगे। तो देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, इसको सेकंड डाल दिया, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड। तो जैसे हमने इसको सेकंड यानी कि t sin थीटा इक्वल mg, सॉरी t sin थीटा इक्वल Fe और ऑब्लिक t cos थीटा
इक्वल एम जी। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर एफ ई अपॉन एम जी। तो हमारे पास इतना आ जाता है, हमें चाहिए टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा के लिए क्या होता है कि टेन थीटा बराबर यहाँ क्या होगा, ये दूरी कितनी होगी, बढ़ जाएगी, एक्स बाई टू यहाँ हो जाएगी और एक्स बाई टू इस तरह हो जाएगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं, कोई बिंदु डाल लेते ए बी सी में, टेन थीटा यानी कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा, यहाँ ओ बिंदु कर सकते हैं, लंब बटे यानी कि मतलब जो दूरी दी गई है ओ ए, लंब बटे आधार, आधार कितना है एक्स बाई टू है, यहाँ पर आधार एक्स बाई टू है। और यहाँ देखिए एफ ई जैसे का तैसा रहेगा, एम जी जैसे का तैसा। अच्छा ओ ए, अगर यहाँ बहुत छोटा कोण हो, बहुत छोटा कोण होने पर क्या होगा, जैसे ये दोनों रेखाएं दी गई, ये दोनों दी गई है, तो जो एल होगी, जो आपका ओ ए होगा वो एल के बराबर हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो हमारे पास ये दूरी है इस तरीके से, धागे की लंबाई आपकी इस तरीके से है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसमें और इस रेखा में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो बहुत छोटे कोण के लिए, बहुत छोटे कोण के लिए हम कह सकते हैं, बहुत छोटे कोण के लिए क्या हो जाएगा, बहुत छोटे कोण के लिए ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा ए बी सी, इसको यानी कि सी डाल दिया, सी बिंदु, तो ए सी के बराबर हो जाएगी। और ए सी कितना है, एल है। तो हम यहाँ कह सकते हैं एल अपॉन एक्स बाई टू, यानी टू ऊपर चला जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, एफ ई अपॉन एम जी। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं 12 अपॉन एक्स बराबर, अच्छा एफ ई क्या होगा, एफ ई दोनों आवेशों के बीच बल होगा, तो कूलाम के नियम से क्या बनेगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी है, बीच की दूरी एक्स स्क्वायर, एफ ई हो गया, और बटे में कितना हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन एम जी। तो यहाँ पर देखिए हमसे फिर से एक त्रुटि हुई है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं आधार हमारा क्या है, ओ ए है, आधार क्या है, ओ ए है, जबकि लंब क्या है, सी ओ ओ सी है। तो इस प्रकार से यहाँ उल्टा लिख गया, यानी कि एक्स बाई टू बराबर ओ ए। तो यहाँ ओ ए बराबर ओ सी बराबर, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर जैसे हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो एक्स बाई टू इंटू एल बराबर कितना हो जाएगा, एफ ई का मान रखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और अपॉन में यानी कितना हो जाएगा, अपॉन एम जी। छोटी सी त्रुटि थी, ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर थीटा इसको थीटा था, हम इसको थीटा देख के यानी कि उसको कंफ्यूज थोड़ा हुए। तो यहाँ पर देखते हैं, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एक्स का मान चाहिए, तो एक्स यहाँ कर दें और एल को उस साइड ले जाएं, तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यू बराबर 2l ऊपर पहुंच जाएगा, तो बन जाएगा 2l इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, भार एम जी मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, और अब हमारे पास सही से यानी कि समझ में आ रहा है कि इस प्रकार का फॉर्मूला बन गया है। तो देखिए कैसे, क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, एम इंटू जी, यहाँ क्या है, एक्स क्यू है, जब क्यू हटेगा तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू जी की पावर 1/3। इस प्रकार से आपका ये डेरिवेशन हो गया, और एक सूत्र भी हो गया और सिद्ध भी हो गया। अगर आप ये वाला फॉर्मूला मतलब याद रखते हैं, तो कंपटीशन में अगर कोई इस तरीके का सवाल आता है और हमसे कुछ पूछता है, तो मैं यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर सारी चीजें हमें दी गई होंगी। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा यानी कि त्रुटियां ज्यादा हुई है कि, तो देखते हैं। इसमें चित्र तो आपको समझ में आ गया होगा, दो आवेश थे जिनका द्रव्यमान था, भार एम जी नीचे की ओर था, दोनों बल वैद्युत बल एक दूसरे का खींच रहे थे, टेंशन अपनी ओर खींच रहा था। जब इसको वियोजित किया तो ये आपका हो गया टी कॉस थीटा, और ये वाला हो गया टी साइन थीटा।
तो यहाँ हमें समझ में आ गया कि जे वाला बल इसको खींच रहा है तो टी कॉस थीटा इक्वल mg और वैद्युत बल टी साइन थीटा से संतुलित में है। जब दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास टेन थीटा इक्वल आ गया। यदि बहुत छोटा कोण हो जाता है तो बहुत छोटे कोण के लिए क्या होता है, हम सीधा यानी कि कह सकते हैं टेन थीटा बराबर जब वैल्यू रखेंगे तो जो आपका आधार है वो धागे की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसमें वैल्यू रखी। तो जब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ पर जो निकल के आता है वो, अब हम आपको बता दें कि बहुत ऐसे यानी कि अच्छे सवाल हैं जो गुब्बारे के भी सवाल होते हैं कुछ, यानी कि दो गुब्बारे या दो द्रव हैं जो जल में डुबो दिए जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे हैं, कॉम्पिटिटिव भी हैं। बट यहाँ पर हम इतने ही सवालों को इस तरह रखते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी के पूरी एक्सरसाइज को भी करना है, इसीलिए इन सवालों से आपको बहुत कुछ मिला होगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको वैद्युत क्षेत्र की थ्योरी मिलेगी। जब वैद्युत क्षेत्र की थ्योरी खत्म हो जाएगी तो उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। इसके बाद एनसीईआरटी का होगा, तो संभवतः शायद 3 वीडियो के बाद एनसीईआरटी के आपके पास न्यूमेरिकल आ ही जाएंगे। धन्यवाद।